जय हिंद दोस्तों। 27 नवंबर 2020 आज की तारीख से लगभग 2 साल पहले ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर एक असैसिनेशन होती है, जिसमें एक कार में बैठे शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जो सबसे खास बात थी इस हत्याकांड की, वो थी किलर्स का तरीका इसे अंजाम देने का। कैसे? इसे समझने के लिए पहले उस शख्स को जान लेते हैं जिसकी हत्या हुई, या मिलिट्री टर्म्स में उसे एलिमिनेट किया गया। वो इंसान कोई और नहीं, ईरान को उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम देने वाले मोहसिन फरीजादे थे। मोहसिन के बगल में बैठी मात्र 10 इंच की दूरी पर उनकी बीवी बिल्कुल अछूती रही इस हमले में, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इस हमले की सटीकता का, जिसके हमलावर तेहरान से हजारों किलोमीटर दूर थे, टल अवीव इजराइल में, जहां से उन्होंने ना सिर्फ मशीन गन को ऑपरेट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, बल्कि साथ ही उसके बाद तुरंत उसे खत्म भी कर दिया धमाके के साथ। लगाना किसी मूवी का प्लॉट है, लेकिन है नहीं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में जिसका नाम अपने आप में काफी होता है उसके टारगेट्स के दिल में खौफ लाने के लिए। ना CIA, ना MI6 और ना ही अपनी खुद की रॉ। ये असैसिनेशन एक उदाहरण मात्र है दुनिया के सबसे डेडलीस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी के अनेकों कारनामों में। मोसाद, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। तो आइए जरा जानते हैं इस एजेंसी के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश भी मदद लेता है, और ऑफ कोर्स उसकी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA तक। और इसके लिए हमारी इस वीडियो रिपोर्ट को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, मोसाद का गठन या फॉर्मेशन। दूसरा, मोसाद के वो ऑपरेशंस जिन्होंने उसे वो बनाया जो वो है आज। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मोसाद और हमारे रॉ का कंपैरिजन। तो आइए जानते हैं वन ऑफ द डेडलीस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड, मोसाद के बारे में। दोस्तों, 1930 के दशक का यूरोप ये वो दौर था जब जर्मनी में यहूदियों के लिए घृणा चरम पर थी। एडोल्फ हिटलर के राज में, जिसने 1941 आते आते पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को ही कंट्रोल कर लिया था, एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड पार्ट्स ऑफ रशिया। और इसका ही नतीजा था कि ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरे विश्व के यहूदियों का पहुंचना शुरू हो गया था उस जमीन पर जिसका वादा किया गया था ईश्वर के द्वारा बाइबल में, फिलिस्तीन, जो पूरी तरह पॉपुलेटेड था लोकल अरब्स के द्वारा। और इससे शुरू हुआ एंटी ज़ायोनिस्ट राइट्स, क्योंकि दुनिया के हर कोने की तरह अरब्स भी नहीं चाहते थे ज्यूज का वहां होना। और इन सब का ही नतीजा था कि 1930 के दशक के बीचों बीच ना जाने कितने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए ज्यूज के द्वारा इन्हीं प्रोसिक्यूशन से लड़ने के लिए और एक आज़ाद जूइश देश के लिए, जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट था हगाना। साल 1948 में जब ब्रिटिशर्स फिलिस्तीन को छोड़कर गए, इन राइट्स और प्रोटेस्ट से परेशान होकर, या कहें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूरी थी अपने अधीन देशों को आज़ाद करने की, क्योंकि ना उनके रिसोर्सेज और ना ही दुनिया के समीकरण रह गए थे पहले जैसे। जिसका उदाहरण हमारे देश की आज़ादी है 1947 में। तब उसी वर्ष यूनाइटेड नेशंस ने रिजोल्यूशन नंबर 181 के द्वारा आखिरकार पार्टीशन किया फिलिस्तीन का, और वजूद में आया द स्टेट ऑफ इजराइल, एक आज़ाद जूइश देश अरब मुस्लिम देशों के बीचों बीच, जिसका मतलब था इजराइल के पास एक मजबूत इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम का होना, ताकि वो खुद की रक्षा कर पाए। और अब आता है हगाना, जिसने इजरायली इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बहुत बड़े काम किए थे। और रूबेन शिलोह, हगाना के सीनियर कमांडर की सिफारिश पे 1951 में हगाना और उसके मेंबर्स को एक ऑफिशियल स्टेटस मिला इजरायली सिक्योरिटी एपरेटस में, और नाम दिया गया बिल्कुल सही, मोसाद। और दोस्तों, वर्ष 1967 के अरब इजरायली युद्ध में मोसाद ने पहली बार अपना लोहा मनवाया दुनिया के सामने। कैसे? ऐसे। जब साल 1967 में लगभग सारे अरब देशों ने मिलकर हमला किया इजराइल पर, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, लेबनान, सारी दुनिया के लिए एक शॉक था, लेकिन खुद इजराइल के लिए बिल्कुल भी नहीं। इजरायली फोर्सेस को अच्छे से पता था कि उनके पास इंटेलिजेंस थी हर अरब देश की तैयारी की, उनकी स्ट्रैटेजी की, और उनका कोई भी ऑफेंसिव इजराइल के खिलाफ, जिसका नतीजा ही था कि केवल 6 दिनों में इजराइल ने अरब देशों को ना सिर्फ डिफीट किया बल्कि उनकी टेरिटरीज को भी कैप्चर किया, और पूरी दुनिया शॉक थी। और ये तो बस शुरुआत थी। अपने इतिहास के पन्नों में मोसाद ने जाने कितने ही सीक्रेटिव मिशंस और असैसिनेशंस को अंजाम दिया है, जिसमें से एक था एडोल्फ आइटमैन का कैप्चर। जब 1945 में जर्मनी की हार हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब कितने ही नाजी वॉर क्रिमिनल्स अंडरग्राउंड हो गए, जिन्होंने मास जूइश किलिंग्स को अंजाम दिया था हॉलोकॉस्ट में। और इनमें से एक था
एसएस कर्नल एडोल्फ आइकमैन, जिसे 1960 में अर्जेंटीना में ट्रेस किया मोसाद ने और कैप्चर कर कर लेकर आए इजराइल उसके वॉर क्राइम्स के लिए। और सबसे कमाल की बात, अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को भनक तक नहीं लगी मोसाद के इस ऑपरेशन की। दोस्तों अब सीधा 1972, जहां म्यूनिक समर ओलंपिक्स के दौरान इजराइल के सभी 11 खिलाड़ियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी फिलिस्तीनियन आतंकवादियों ने, जो छुपकर पहुंचे थे ओलंपिक विलेज में। और अब यहां आता है मोसाद का ऑपरेशन व्राथ ऑफ गॉड। मोसाद ने ढूंढ ढूंढ कर उन सभी लोगों की हत्या की जो शामिल थे इस म्यूनिक मास्केयर में। और इन हत्याओं को जिस अंदाज में मोसाद ने अंजाम दिया वो काफी था उसका खौफ बनाने के लिए विश्व स्तर पर। किसी के बेड के नीचे बॉम्ब और किसी के शरीर में 12 गोलियां, हर एक गोली हर 11 प्लेयर के नाम पर और एक स्टेट ऑफ इजराइल की तरफ से। ये है तरीका मोसाद का जवाब देने का। चाहे वो 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट हो, 1981 का ऑपरेशन ओपरा, 1985 का ऑपरेशन मोजेस या अभी का रिसेंट का असैसिनेशन ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट का। ऐसे अनगिनत ऑपरेशंस ने मोसाद को वो पहचान दी है जिस पर आज तक खरा उतरा है वो। दोस्तों कितनी ही बार ये सवाल आता है हम में से बहुतों को कि क्यों नहीं हमारी खुद की रॉ ऐसे काम करती है या ऐसे वर्क करती है जैसे मोसाद। और क्लियरली हमारी रॉ एक फॉर्मिडेबल इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया की, और ना जाने कितने ही ऐसे ऑपरेशंस अंजाम दिए गए हैं जिसकी भनक तक नहीं लगती आम नागरिकों को, क्योंकि रॉ के ऑपरेशंस डीक्लासिफाइड नहीं किए गए हैं मोसाद या सीआईए की तरह। लेकिन यहाँ मतलब है दूसरे देशों में जाकर वहां पर छिपे हमारे वांटेड क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करने को लेकर। और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेड और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट से आप एकमात्र चीज को पिन पॉइंट कर सकते हो, पॉलिटिकल विल या राजनीतिक इच्छा शक्ति। जिसका उदाहरण है 13 जुलाई 2005 की दुबई का एक मैरिज रिसेप्शन, जिसके दौरान रॉ को अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। क्यों? एक हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन के फोन कॉल से, एलिजेडली, जिसके बारे में कितने ही एक्स ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट से पता चलता है। हमारी रॉ और मोसाद की जॉइंट ऑपरेशंस का ही परिणाम था ऑपरेशन कहूटा, जहां 1977 में रॉ और मोसाद ने मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के मंसूबों को साफ कर दिया था। पर हमारे एक एक्स पीएम एलिजेडली का रवैया काफी था इस ऑपरेशन की फेलियर के लिए, यानी एक बार और वीक पॉलिटिकल विल या मिसमैनेजमेंट। दोस्तों आज 2014 के बाद पहले से कहीं ज्यादा इजराइल और हमारे देश भारत की नजदीकियां बढ़ी हैं, जो पूरा विश्व जानता है। और इसी का उदाहरण है कि वर्ष 2015 में G20 समिट के दौरान जब पीएम मोदी टर्की गए दौरे पर, तो मोसाद ने ही अपने एजेंट्स के द्वारा सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया था हमारे प्रधानमंत्री को। मोसाद का दुनिया का सबसे डेडलीस्ट या कहूं एफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विस होने के पीछे सिर्फ उसके एजेंट्स और ऑफिशियल्स का बेहतरीन काम ही नहीं, बल्कि एक और चीज है जो उसे ये ताकत देती है, पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति। और जो आती है जब किसी भी देश की सरकार अपने घरेलू राजनीतिक फायदों को छोड़कर बस एक ही बात सोचती और चाहती है, नेशन फर्स्ट, देश सर्वोपरि। उम्मीद करता हूं ये पूरी वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स बताएं मोसाद के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।